अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलूचिस्तान की क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 11th में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद, आपको कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड और एडवांस्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। स्टूडेंट्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस। और स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है ये वर्क डन करती है, यानी कि फोर्स जब एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है, वो उसको उस ऑब्जेक्ट पे जिस पे अप्लाई हो रही है उसको कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कराती है, तो हम कहते हैं वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो इसको इस वर्क डन के ही कॉन्सेप्ट में हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट DEPENDENT इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, यानी कि हम कोई भी पाथ जो है वो लें वर्क डन करने के लिए, ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी तरह से मूव करे, लेकिन नेट वर्क डन जो है वो इक्वल होगा। मतलब हम कोई भी पाथ फॉलो करें, नेट वर्क डन जो है वो सेम रहेगा। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए जो है वो एक डेफिनेशन हम और भी कर लेते हैं इसकी। कंजर्वेटिव फोर्स की एक डेफिनेशन और भी है, और वो डेफिनेशन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व होनी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड। ठीक है, और ये दो डेफिनेशंस हैं, इन्हीं के मुताबिक हम समझने की कोशिश करते हैं इन डेफिनेशंस को, और यहाँ पे फिर हम एक अरेंजमेंट ले लेते हैं। उसके मुताबिक हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन करे तो किस तरह से जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होगा, और मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व होगी वहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई बिल्डिंग है और उसकी हाइट है, स्टेट्स भी साथ में हैं, और हम चाहते हैं कि एक बॉक्स जो है वो हम इसकी रूफ पे, इसकी छत पे जो है वो ले जाएं। ठीक है, अब हमारे पास दो दो जो है वो तरीके हैं इस काम को करने के लिए। एक तो ये है कि हम बॉक्स उठाएं और स्टेयर्स जो है वो उन उन उनके ज़रिए से हम बॉक्स जो है यहाँ पे छत पे लेके आएँ। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता है हमारे पास कि बॉक्स जो है वो स्टेयर्स के ज़रिए से लेके आएँ। तो हमने एक फोर्स अप्लाई की, बॉक्स को उठाया फोर्स अप्लाई करते हुए, और उठा के हम उसको जो है वो स्टेट्स के ज़रिए से डिस्टेंस ट्रेवल करवाया। ठीक है, तो एक तो ये बात है। और दूसरा, और इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसी में देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने फोर्स अप्लाई की, कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, जितना इस बॉक्स का वेट होगा, यानी कि फोर्स जो हमने अप्लाई की है F जो है ये W के बराबर है यहाँ पे, और W जो है वेट जो है ये mg से हम कैलकुलेट करते हैं। मैस जो है m जो है ये मैस है इस बॉक्स का, g ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क डन की जब हम बात करते हैं तो W इज इक्वल टू ये वर्क डन है, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वेट और वर्क डन में कन्फ्यूजन ना रहे।
ये वर्क है, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और हम यहाँ पे जो वर्क कर रहे हैं, हमने फोर्स तो हमारे पास आ गई mg, और s यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जितनी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा यानी कि हाइट। तो हम देख रहे हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन में ही जो है वो फोर्स लग रही है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही, बल्कि वेट के अगेंस्ट जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है इसका। और जबकि जो फोर्स हम इसके अगेंस्ट अप्लाई करें उसको उठाने के लिए वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं कि फिर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो फिर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में जो है वो हाइट है। और हम ये सारे स्टेप्स जो हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो जा रहे हैं स्टेट्स के, इनको मिलाएं अगर, तो ये हमारे पास टोटल हाइट आ जाती है इस बिल्डिंग की, ठीक है, h हाइट आ जाती है टोटल इस बिल्डिंग की। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, h, यानी कि s हमारे पास क्या है, ये h है। अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो कितना वर्क डन हुआ, ये वर्क डन होगा mg, यानी कि फोर्स की जगह क्या आ जाएगा mg, और s की जगह क्या आ जाएगा h, mgh। इसका मतलब ये है कि ये वर्क डन जो है ये इस बॉक्स में जब ये छत पे पहुंच गया तो इसमें स्टोर हो गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो गया। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो अब ये हमने एक काम वर्क डन किया और इसमें फोर्स ने एक पाथ फॉलो किया। अच्छा, तो हमने कहा था कि हम पाथ कोई भी फॉलो करें। ये एक पाथ जो है हमारा ये वाला है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारा एक पाथ जो है वो ये वाला है, ये इस डायरेक्शन में जो हमने स्टेट्स के ज़रिए से मूवमेंट की है, ठीक है, ये एक पाथ है। अब दूसरा पाथ हम कौन सा ले सकते हैं, तो उसके लिए हम ये करते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम बॉक्स को एक रोप के ज़रिए से डायरेक्टली ऊपर तक ले जाएं, एक रस्सी के ज़रिए से बॉक्स को, यानी कि यहाँ पे हमारा बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक रस्सी के ज़रिए से डायरेक्टली ऊपर खींचें, ठीक है, ये हमारे पास रोप जो है इससे डायरेक्टली हम इससे को ऊपर खींचें। तो अब आप देखें कि अब भी जो बॉक्स जो इस पे हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे, इस पे जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इसके वेट के बराबर ही होगी, ठीक है, इसके वेट के बराबर हम फोर्स अप्लाई करेंगे mg। और ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अपवर्ड डायरेक्शन है इसकी, तो वो भी जो है वो इतनी ही हाइट होगी जितनी के पहले थी, यानी कि h, ठीक है, h जो है वो हाइट ट्रैवल करेगा, h डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा। तो इस तरह से दोबारा हम देख रहे हैं कि अब भी वर्क डन, ये जो हमारे पास सेकंड पाथ है, ये वाला हमारे पास जो है वो सेकंड पाथ है जिसमें हमने डायरेक्टली बॉक्स को एक रोप के ज़रिए से ऊपर खींचा है। तो अब भी वर्क डन जो है, चले इसको वर्क 1 कह लेते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्क जो है, दूसरा पाथ जो है हमारे पास, ये वर्क 2 आ जाएगा। तो एफ एस यानी कि यहाँ पे भी फोर्स एफ जो है ये एम जी है, और एस की हम बात करें कि ये भी एच के ही बराबर है, तो अब भी वर्क जो है वो वर्क 2 जो है वो एम जी एच ही आ जाएगा, और ये फिर वही जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अच्छा, अब ये इस तरह से हमने देख लिया कि वर्क डन किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए करें, एक फोर्स हमने अप्लाई की और उस फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन हुआ उसमें दोनों पाथ में सेम वर्क आया, यानी कि पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है वर्क, यहाँ पे पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह से ये वाली फोर्स जो अब यूज़ हो रही है, जो फोर्स वर्क कर रही है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। तो अब दूसरी हम डेफिनेशन जिसमें हमने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज, दो फॉर्म होती हैं मैकेनिकल एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर हम इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करें काइनेटिक एनर्जी में, कैसे चेंज करेंगे, हम बॉक्स को यहाँ से गिरा देंगे, ठीक है, बॉक्स को नीचे की तरफ गिराएंगे, नीचे की तरफ गिराएंगे तो बॉक्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपनी वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अब मूवमेंट की वजह से काइनेटिक में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे ग्राउंड तक पहुँचते पहुँचते वो उतनी ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी जो है वो ले चुका होगा, उतनी ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होगी ग्राउंड तक पहुँचते पहुँचते जितनी के छत के ऊपर उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गई है,
लेकिन टोटल एनर्जी की अमाउंट सेम रही है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व हो चुकी है। यानी कि एनर्जी की अमाउंट अगर कांस्टेंट रहे तो हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक ऐसी फोर्स जिसके अंडर वर्क डन जो है वो पाथ फॉलो, यानी कि पाथ फॉलो जो किया है उसको हमें जो है वो ना कंसीडर करना पड़े, किसी भी पाथ के ज़रिए से हम वर्क डन करवाएं, सेम अमाउंट आए वर्क डन की। और दूसरी चीज़ ये है कि उस फोर्स की वजह से जो एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज आए वो कांस्टेंट रहे, यानी कि अमाउंट जो है वो सेम रहे, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो ऐसी फोर्स जो है जिसकी वजह से ये वर्क डन हो रहा है और ये एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। और यहाँ पे क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की है, सॉरी, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिर इस तरह से एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम देखते हैं कि अगर हम इसी बॉक्स को एक सरफेस पे मूव करवाएं, सॉरी, यहाँ पे हम जो है वो मतलब उसी बॉक्स को एक सरफेस पे मूव करवाएं, ये हमारे पास जो है वो एक सरफेस है, ठीक है, इस पे हम बॉक्स को मूव करवाते हैं। तो पहले तो हम बॉक्स को, ये हम दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि जो है वो क्लियर रहे। में ये हमारे पास जो है बॉक्स है जी, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह से हमने रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम मूव करवाएं तो हम जो है वो हम दो तरीके से इसको, दो जो है वो पाथ हमारे पास आएंगे। कौन कौन से पाथ आएंगे? या तो हम जो है वो डायरेक्टली इस तरफ मूव करवा लें, ठीक है, या फिर हम ये करें कि पहले बॉक्स को इस तरफ लेके जाएं, इस तरफ लेके जाएं, ठीक है, इस तरफ लेके जाएं और फिर इस तरफ लेके आएं, यानी कि बॉक्स को हमने यहाँ से यहाँ तक मूव करवाना है। तो दो पाथ हमने फॉलो किए। अब आप गौर करें और देखें कि किस में जो है वो फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। जाहिर बात है जो ये वाला सेकंड पाथ है, ये वाला सेकंड पाथ जो है इसमें फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा अप्लाई होगी इस पर, क्योंकि इसने ज़्यादा पाथ जो है वो कवर किया है, इस डायरेक्शन में ज़्यादा पाथ कवर किया है, तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है ये पाथ पे डिपेंड कर रही है। इस केस में फ्रिक्शन जो है वो कम होगी, यानी कि कम से कम वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, और यहाँ पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट। तो इस तरह से फ्रिक्शन जो है इसमें पाथ डिपेंडेंसी आ जाती है, तो ये एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर यहाँ पे एक एनर्जी भी वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं एडवांस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि नाम से जाहिर है कि लॉ जो बनाया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कि एनर्जी जो है वो हमारे पास कंजर्व रहती है, यानी कि एनर्जी के ये जो लॉ है ये हमें ये स्टेट करता है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, यानी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो जो है उसकी जो फॉर्म है वो तो चेंज हो सकती है, यानी कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो चेंज होगी, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि इनिशियल जो है वो फाइनल के बराबर होगी, जिसे हम ये कहते हैं कि वो जो है उसकी अमाउंट जो है वो कंजर्व रही है, यानी कि टोटल जो एनर्जी है वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। अगर हम अब सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है स्टूडेंट्स। मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ लिख देती हूँ, मैकेनिकल एनर्जी है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, ठीक। और उसके अलावा हमारे पास जो है यहाँ मैं लिख देती हूँ केमिकल एनर्जी, फिर हमारे पास हीट एनर्जी आ जाती है, फिर न्यूक्लियर एनर्जी भी है। इस तरह से हमारे पास एनर्जी की जो है वो वेरियस फॉर्म्स है। फिर इनकी जो है बेसिकली क्या होता है कि इंटर कन्वर्जन हो जाती है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन इन जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है किसी बॉडी के पास, वो हमेशा जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी उसकी अमाउंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं फर्स्ट, तो हम देखते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी में आगे दो स्प्लिटिंग्स हैं, जिसे हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये भी बॉडी की जो है वो स्टेट्स पे डिपेंड करती है। जिस तरह से हम जानते हैं कि अगर मोशन में हो कोई बॉडी तो उसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी पोजेस करती है ड्यू टू इट्स पोजिशन। तो यानी कि मैकेनिकल, जिस तरह से नाम से जाहिर है कि यानी कि कोई काम करना, कोई जगह, यानी कि कोई स्टेट की वजह से जो एनर्जी होती है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अब उसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ स्टूडेंट्स के, जिस तरह से ये दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और एक जो है वो स्लाइड की ऊपर वाली पोजीशन पे, यानी कि
वो जो है यहाँ स्लाइड के ऊपर वाले हिस्से में बैठा है, ठीक है। तो उसने जो है वो मतलब कि जो उसके पास जो एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास मैक्सिमम उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। और क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, लेकिन क्योंकि उसने कोई हाइट अटेन की है, यानी कि ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें, क्योंकि हम हाइट जो है हमेशा किसी रेफरेंस से मेजर करते हैं, ठीक। तो ग्राउंड लेवल से जो है उसकी जो हाइट है वो h है, और इस वजह से हमारे पास उसके पास जो है वो कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल वो मैं कहती हूँ mgh है, ठीक। और इसी तरह जब वो बॉडी जो है, यानी कि जो दूसरा स्टूडेंट है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी है, वो नीचे मतलब कि उसने स्लाइड करके वो नीचे आ गया है। नीचे जब वो आया है, क्योंकि वो मोशन की स्टेट में था, तो इस वजह से उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसके पास मैक्सिमम एनर्जी कौन सी है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी है। और जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई हाइट नहीं होगी। और ये क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट में, इस वजह से इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है स्टूडेंट्स? जो कि मोशन की वजह से बॉडी अटेन करती है, जिससे हम अगर फॉर्मूला में देखें तो हाफ mv² है। तो v² जो है क्योंकि वेलोसिटी को शो कर रहा है, तो वेलोसिटी इस बॉडी की जीरो है, इस वजह से इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब अगर हम देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंटर कन्वर्जन हो रही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान, यानी कि अगर ये वाला स्टूडेंट अगर नीचे आ जाए तो इसके बाद काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और लेकिन अगर ये वाला स्टूडेंट ऊपर चला जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो बेसिकली कन्वर्जन हो रही है काइनेटिक एनर्जी की पोटेंशियल एनर्जी में, और इसी तरह वाइस वर्सा, यानी कि इसी का उल्ट, ठीक। तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी? टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी हमारे पास क्या होगी? कांस्टेंट। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, ठीक। अच्छा, अब अगर हम दूसरी एनर्जीज की बात करें, जिस तरह से मैंने एग्जांपल्स दी, हमारे पास केमिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, और उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जीज भी हैं। इस तरह बहुत सी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं, उनकी भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से मैं आपको ये शो कराती हूँ कि उन्होंने एक साइकिल सा दिखाया हुआ है इस डायग्राम में, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो लार्ज एनर्जी सोर्स है, जो कि मेजर एनर्जी सोर्स कहलाता है, वो हमारे पास क्या है? सन है, ठीक है। सन जो है वो हमें हीट प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो हीट है मतलब कि ये हमें किस तरह से मिल रही है कि सन के अंदर जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम जानते हैं, जिस तरह से हमारे पास सन में जो है वो फ्यूजन रिएक्शन का प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स के, उसमें हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल छोटे छोटे न्यूक्लियास में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो चेन रिएक्शन है ये चल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसकी मतलब कि जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हीट लॉस होता है, और हीट लॉस होने की वजह से हमें जो है एक तो हीट मिलती है सन से, दूसरी हमें लाइट एनर्जी भी मिलती है, यानी कि ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये हमारे पास लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है और हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी, ठीक है। ये हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जब हमारी अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है, तो अर्थ को भी क्या करती है? हीट अप करती है, वहां रोशनी प्रोवाइड करती है। हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो जब सन यानी कि जब दिन का टाइम होता है तो हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो रोशन होता है, ठीक। और उसकी वजह से हमें जो है वो हमारी जो दिन का टेम्परेचर है वो भी ज्यादा होता है, ठीक। अब अगर हम देखें ये हीट एनर्जी और ये जो हमारी लाइट है, ये हमारे जो अर्थ पे जो प्लांट्स हैं, यानी कि उनको क्या करता है? उनको उनके फूड बनाने में उनकी हेल्प करता है, यानी कि जो प्लांट्स हैं या फसलें हैं या जो भी हैं, वो हम उनके अंदर एक केमिकल प्रोसेस जनरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जो कि हमने पढ़ रखा है कि बेसिकली जो हमारे पास लीव्स होते हैं उनमें एक केमिकल प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से उनमें फ्रूट बनने की जो है वो सलाहियत पैदा होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो अब जब प्लांट्स जो कि फ्रूट गिविंग प्लांट्स होते हैं, या फिर जिस तरह और भी हमने देखे हैं, तो उनमें वो क्या होते हैं? प्लांट्स जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, और वो फूड जो है वो एनिमल्स और ह्यूमंस जो है वो खाते हैं, ठीक है। ह्यूमंस जो हैं और प्लस एनिमल्स वो फूड इनटेक करते हैं, और उसकी वजह से वो क्या होता है कि बेसिकली उनके अंदर भी, स्टमक में भी जो है एक केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, और एक मैकेनिकल एनर्जी में मतलब कि उन्हें एनर्जी मिलती है उसकी वजह से, जिससे वो क्या करते हैं? एक तो मैकेनिकल वर्क करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई काम करेंगे, और दूसरा ये होगा कि उनकी जब बॉडी जो है वो क्या होता है? हीट अप हो जाती है, यानी कि एक वो हीट भी वो रिलीज करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारी बॉडी जो है जब हम खाना खाते हैं तो उसकी वजह से वो गर्म होती है, ठीक। तो बिल्कुल उसी तरह
से ये जो है मतलब कि दोनों काम जो है वो इसकी मदद से की जाते हैं। तो ये बेसिकली एक साइकिल है स्टूडेंट्स जो कि एनर्जी का चल रहा है, जिससे हम देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उसमें डिस्ट्रॉय मतलब कि वो